हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, तैयारी करो में आज खुशी का माहौल है। क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है। आप जानते हैं एसएससी सीपीओ 2024 का फाइनल रिजल्ट आया है। उसमें जो हमने सिलेक्शन सीरीज चलाई है, उसमें हमने एक और नाम ऐड किया है। आज हमारे साथ में मृदुला बैठे हैं। मृदुला का एसएससी सीपीओ 2024 का फाइनल रिजल्ट हुआ है और एक बार उनसे हम उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, तैयारी करो का उनकी तैयारी उसमें सिलेक्शन में क्या रोल रहा, क्या संघर्ष रहे, क्या समस्याएँ रहीं, कैसे समस्याओं को उन्होंने रिज़ॉल्व किया, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम मृदुला को कांग्रेट्स कहेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। बेटा, अपने बारे में थोड़ा बताएँगे? थैंक यू सो मच एंड माय नेम इज़ मृदुला गिडाम एंड मैंने अपनी स्कूलिंग सन वैली इंटरनेशनल स्कूल वैशाली से ही करी है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने बॉटनी ऑनर्स में करा है किरोड़ीमल कॉलेज ड्यू से। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आई डिसाइडेड टू एंटर इनटू गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्रिपेयर इसके एग्ज़ाम्स के लिए। तो फिर वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद आई गेस ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने सोचा कि अब मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी 2023 में। क्या जैसे आपने बताया 23 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो इसका मतलब 23 में आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा? दिया था। टाइम एग्ज़ाम दिया था हाँ, आपने? हाँ, मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया था बट वो इतने सीरियसली प्रिपरेशन के साथ नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद अच्छा ये बताएँ कि आपने तैयारी करो जॉइन किया, आपको तैयारी करो के बारे में कैसे पता लगा कि तैयारी करो आपको जॉइन करना चाहिए? सर एक्चुअली निर्माण विहार मेरे वैशाली से पास था, तो फिर मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे। मैंने यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मॉक ट्रायल्स लिए, बट वहाँ मेरे को ऐसे लगा कि द मोर फोकस वाज़ ऑन टू वो स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाना चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। बट एज़ सच एग्ज़ाम और इस सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पे कोई फ़ोकस नहीं करना चाहता था। बट जब मैं तैयारी करूँ आई, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि आपसे जब मैंने आपका ट्रायल क्लास लिया, इट वाज़ रियली वेरी वन टू वन सेशन टाइप था और आपने मेरे डाउट्स भी लिए। तो दिस वाज़ वन थिंग दैट लेड मी टू बिलीव कि हाँ, मेरे को यहीं पे ही अपना कोचिंग, क्योंकि पैसे तो मैं कहीं पे भी लगा दूँ बट उस तरह की क्वालिटी और क्वांटिटी ही तो मिलनी चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि हाँ, दिस इज़। अच्छा, आपने तैयारी करो जॉइन किया तो मैं सबसे पहले डेमो क्लास मेरा लिया था। हाँ जी। अच्छा, मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये तो मुझे लगता है। लेकिन फिर भी उसके बाद में आपको क्या चीज़ें ठीक लगीं कि ये चीज़ें मेरी अच्छी हैं? तो स्टार्टिंग में आपने एक तो पहले हमें सिलेबस से पूरा रूबरू कराया और फिर हमें बताया कि हमें कैसे-कैसे हाउ दिस थिंग विल प्रोसीड और कैसे ये डिवीज़न था। उसके बाद आपने ना सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेके चले। आपने बारी-बारी टॉपिक वाइज़ चीज़ें उठाई और आपने हर टॉपिक को भी टॉपिक वाइज़ कराया। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें कितने टॉपिक बन सकते हैं। उन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन्स उसके बेसिस पर हमारी क्लास चली। सो ये बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे में अपने शेड्यूल को प्लान करना बहुत हेल्प करता है। तो दिस वाज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक। ओके, ठीक है बेटा। तो अच्छा, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं और मेरे को ये लगता भी है, मैं जनरली ये क्वेश्चन इन इंटरव्यू में पूछता हूँ कि क्या सच में जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, कोचिंग तो हम मतलब सेल्फ प्रिपरेशन कर लेते तब भी हो जाता हमारा सिलेक्शन। तो क्या सच में कोचिंग का सिलेक्शन में कोई रोल होता है भी है या बहुत कम होता है या थोड़ा बहुत होता है? क्या लगता है आपको? सर कोचिंग का रोल तो है। अब सेल्फ स्टडी तो सेल्फ स्टडी है पर वो तब की सेल्फ स्टडी है जो आप कोचिंग से पढ़ने के बाद कर रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी मैटर करता है। बाकी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोचिंग जॉइन करो, क्योंकि आपको रियल कंपटीशन का तब पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो लाखों करोड़ों की भीड़ में। और वो अब मुझे लगता है तभी पता चलता है जब आप यहाँ आओगे, आप कोचिंग सेंटर्स जाओगे, आप देखोगे कि कितने लोग किस लेवल से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप 5 घंटा बहुत कर रहे हो, यहाँ लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आई गेस वो रियलिटी से फेस करने के लिए ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोचिंग सेंटर्स आओ। प्लस कोचिंग में आपको जो आपका स्टडी मटेरियल मिलता है वो बहुत हेल्प आउट करता है, रादर देन हर बच्चा हर सब्जेक्ट के लिए 100 बुक्स लेके ले लेता है बट उससे पढ़ाई कितनी हो पा रही है, वो कितनी बुक्स खोल रहा है, वो डिपेंड करता है। वो तो आई गेस कोचिंग से ये होता है कि सबका ना साइड बाय साइड चलती रहती है चीज़ें, और सेल्फ स्टडी तो फिर आपकी है ही, आप कोचिंग से आने के बाद करो आप जितने। जैसे मैं एक नए तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, जैसे अभी मेरे दिमाग में आया कि जितने टॉपिक्स हैं या जितना भी सिलेबस है, ये सारा सिलेबस तो यूट्यूब पे आज फ्रीली अवेलेबल है। अच्छे-अच्छे टीचर फ्रीली आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। तो उसके बाद भी कोचिंग की क्या ज़रूरत है? सर देखो, जो बंदा अब मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय पर्सनल थिंकिंग, कि जो अपना कंटेंट फ्री में कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसका नाम बने यूट्यूब पे, एंड वी ऑल नो कि यूट्यूब में लाइक कितना आजकल फ्यूचर। बट
उसका भी तो कोई ना कोई सिस्टमैटिक मेंटालिटी है कि वो इतने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि कितने सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बट कोचिंग में आने का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपने आप को कोचिंग के साथ सिंक नहीं कर रहे हैं और आपकी स्टडी सिर्फ हेवाए जा रही है कि ये उठा लिया, ये कर लिया, ये उठा लिया, वो कर लिया, तो फिर आप कहीं नहीं, आप फिर से सर्कल्स में मूव करोगे। जैसे यूट्यूब पर ना एक ये भी समस्या मुझे जो लगती है कि हमें सिलेबस पढ़ना तो इतना है, यूट्यूब पे अवेलेबल इतना है, वो तो है मतलब बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट पड़ा हुआ है। है। क्या आपको एक्चुअल में पढ़ने की ज़रूरत है? ये ढूँढने के लिए आप मुझे लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्या आपका सर, मानना है? यूट्यूब पे है, बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट कंटेंट है और बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि वो इस पे इतने व्यूज़ है, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स है, ये तो पढ़ ही लेता हूँ। पर उस बंदे ने जिस भी इन्फ्लुएंसर ने या यूट्यूबर ने उस चीज़ को डाला होगा, वो तो सिर्फ उसने इस चीज़ के लिए डाला है ना कि उसको उस पे व्यूज़ मिले। हाँ, नो डाउट कुछ कंटेंट बहुत अच्छा है यूट्यूब पे, बट सारा नहीं है और वो डिसिसिवनेस आप में कब आएगी, जब आप कोचिंग आएँगे। तो कोचिंग वालों का सिर्फ ये होता है कि उनके पास टाइम लिमिट है कि विद इन 2 और 3 और 6 मंथ्स दे हैव टू कंप्लीट देयर सब्जेक्ट। तो हम लोग इर्रेलेवेंट पढ़ा आप लोग इर्रेलेवेंट क्यों पढ़ाओगे फालतू में? आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? आप क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट करोगे? आप सिर्फ उतना पढ़ाओगे जितना एग्ज़ाम में आता है। आपको पता है पेपर क्या बनता है, क्या सेट होता है। तो आई गेस यूट्यूब में कहीं न कहीं वो कमी रह जाती है और फिर हाँ। यूट्यूब भी खोलो तो 100 तो चैनल्स है आज हर चीज़ के। तो वो बच्चा को उसको क्या पता कि क्या सही है? जो बिगिनर है वो तो कुछ भी उठा के पढ़ने लग जाएगा ना। तो आई गेस इसके लिए इम्पोर्टेंट है वही कोचिंग। वही कि यूट्यूब पे ना मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक की समस्या है कि जैसे अगर सपोज हमें 10 चीज़ें पढ़नी हैं, तो यूट्यूब पे 10 तो हैं, मतलब जो जो रिलेवेंट है वो भी है, लेकिन साथ में इर्रेलेवेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये पता नहीं लग पाता कि कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ऐसा मेरे को पर्सनली फील ऐसा होता है होता यूट्यूब है पे। सर। कहने के लिए तो मैं 2023 अटेम्प्ट भी क्लियर कर सकती थी, बट मेरे को पता ही नहीं था कि मैं पढ़ूँ क्या? कोई कह रहा है ये पढ़ो, कोई कह रहा है ये पढ़ो। ये क्लैरिटी कब आई? जब मैंने कोचिंग जॉइन करी, जब मैंने कहा कि नहीं अब मेरे को अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करना है। तो ठीक फिर ठीक है, हम इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। अच्छा, हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे एक ये बताएं मेरे को कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए किस लिमिट के हिसाब से टाइम दिया, कैसे हमने स्ट्रेटेजी प्लान की, आपने कैसे मैथ्स को टैकल किया, कैसे इंग्लिश को टैकल किया, कैसे जीएस को टैकल किया, कैसे रीजनिंग को टैकल किया, क्योंकि सब्जेक्ट तो चारों हैं और आज के टाइम पे जो कट ऑफ जा रही है आपको सब्जेक्ट भी चारों ही पढ़ने पड़ेंगे तभी कट ऑफ क्लियर होगी। तो सब्जेक्ट तो चारों पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि 3 या 4 पढ़ लिया और फिर इतनों में हो गया, ऐसा नहीं होगा। मेरा जैसे मैथ्स वीक था और मुझे पता था कि अगर मेरे कहीं नंबर कट रहे हैं तो वो मैथ्स में है, तो फिर मैंने मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस करा और उसको ज़्यादा टाइम दिया। जितना दे रही थी उससे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ही दिया क्योंकि जो आपका वीक है आपको उस पे तो अपना टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश मेरी ठीक थी तो वो मैं मॉक कर लेती थी उसके या सिर्फ़ इंग्लिश के ही टेस्ट सीरीज़ ये सब जो मेरा वीक था, क्लोज़ टेस्ट, पैसेजेज़ वो सब कर लेती। बाकी रीजनिंग एंड जीएस इज समथिंग कि आपको उसके नोट्स बनाने हैं स्पेसिफिकली और यू हैव टू गो बैक, उसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ये सबके इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है वो उसको कम करे पर करे ज़रूर और जिसका जो जो सबसे वीक है ना उस पे ज़्यादा फोकस करे कि वही आपके नंबर कट रहे हैं, वही आपको क्या मेहनत करने की आप ज़रूरत है। मतलब क्या सब्जेक्ट वाइज आप कोई प्लान बता सकते हो कि जीएस के लिए किस तरह से पढ़ना चाहिए, इंग्लिश के लिए कैसे टैकल करना चाहिए? मेरे ख्याल से जीएस के लिए तो एक हिस्ट्री से स्टार्ट करो, फिर हिस्ट्री तीनों कंप्लीट करो, एंशिएंट, मॉडर्न जो भी है और उसके बाद उसके नोट्स बनाओ। फिर बच्चों का क्या होता है कि नोट्स बनाते हो फिर भूल जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन भी साइड बाय साइड चले क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक हम लोग कहीं पे भी नहीं। उसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट हो, हिस्ट्री के मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक्स देते रहो, सेक्शनल मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं और आजकल तो बहुत जगह अवेलेबल भी है। उसके बाद जैसे हमारा मैथ्स आ गया है, मैथ्स में तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मिनिमम आपको अपने आप का टारगेट सेट करना है दिन का कि मुझे इतनी मैथ्स करनी है, आज इतना टॉपिक क्लियर करना है और मैंने तो जैसे अगर कोई टॉपिक उठाया है, तो मैं उसको अपना इतना लिमिट दे देती कि इतने टाइम में 1 हफ्ता या 2 हफ्ता ये टॉपिक मेरा क्लियर हो जाना चाहिए, इतनी बढ़िया से कि मुझे इसको वापस आके इसके डाउट्स वगैरह नहीं करना पड़े और जो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें मॉक में कराते हैं यहाँ पे तैयारी करूँ मैं या जो हमें बुक्स में मिली है तैयारी करो कि उनको स्टार मार्क कर लो और जब एकदम पेपर आने वाला हो तो फिर इन्हीं को रिपीट करो, सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करो। और इंग्लिश की बात रही तो इंग्लिश में मैंने तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश करी नहीं क्योंकि मेरा ठीक था हाथ इंग्लिश में, बट मैंने सिर्फ इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स लगाए और फिर सेक्शनल बेसिस पे मैंने एनालिसिस करा कि अच्छा मेरा ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक मेरा सही है और जो वीक था फिर मैं ऑफलाइन का भटक जाता है कि वो ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में जो टीचर है वो सिखा देता है कि ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे करें। वहाँ तो 1 घंटे की लेंथ होती है। क्या उस टीचर के पास जाना ठीक है या फिर
हमें ऑफलाइन की तरफ जाना ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में हम टीचर एक की बजाय 2 या 3 उसके शॉर्ट ट्रिक पूछ सकते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पे तो हम 1 सेकंड 5 सेकंड में कैसे करें वो बता के निकल जाते हैं। तो 1 घंटे में पूरा जीएस भी याद करवा देते हैं। उसके लिए नए जो आने वाले बच्चे हैं उनको कैसे बचाएँ? उनके लिए ऑफलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से कौन ऐसे यूट्यूब पे ना क्या है कि बहुत इर्रेलेवेंट कंटेंट दे रखा है और वो लोग इस चीज़ को इतना हाइलाइट करके दिखाते हैं कि 5 सेकंड में कैसे ट्रिक सॉल्व करें, 10 सेकंड में ट्रिक कैसे सॉल्व करें। जो आज का जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बिगिनर है, जिसको उस टॉपिक का एबीसी नहीं पता है, वो कैसे उसकी जेड पे चला जाएगा, कैसे वो एक्स वाई जेड पे चले जाएगा, वो तभी जा पाएगा ना जब उसको पूरा प्रोसेस पता है। इतने एक टॉपिक उठा लीजिए आप मैथ्स का, इतने सब टॉपिक्स निकलते हैं, उन सब टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स निकलते हैं और उन सब पे हाथ बैठना इज नॉट एन ईजी टास्क। वो तभी आएगा जब आपने उस टॉपिक को पूरे डिटेल में करा है। उसके हर टॉपिक, हर सब टॉपिक पे आपने अपनी खुद के कम से कम 10-15 सवाल सॉल्व करे, तभी होगा। ये तो 5-10 सेकंड ट्रिक के लिए ये तो मुझे नहीं लगता कहीं हेल्प होगी। और ये 10-5 सेकंड की ट्रिक ना मैंने भी करी थी, मैंने भी याद करी थी। टू बी ऑनेस्ट, एग्जाम हॉल में कुछ याद नहीं रहता, वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है। और अब तो हमारे टाइम पे तो सेक्शनल भी नहीं था, अब तो सेक्शनल भी हो गया, अब तो आई थिंक बच्चों पे ज्यादा वो होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए डिसाइड करना कि वो कहाँ से रेलिवेंट कंटेंट पढ़ रहे हैं और वो रेलिवेंट कंटेंट कितना एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। और आई थिंक ये सारी चीजें ऑफलाइन ही बेटर समझाते हैं, क्योंकि आप अभी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आई गेस बहुत ईजी, आपको 100 चीजें मिल जाएंगी। हर तरह तरह का हर यूट्यूबर अपने ही वे में पढ़ाएगा, अपनी उसकी कोई ट्रैजेक्टरी होगी। बट यहाँ ऑफलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आपको पता है कि सर का ये हाथ है और सर से मैं डायरेक्टली पूछ सकती हूँ कि सर मुझे इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट बताइए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो मैं इसके और 10 सवाल सॉल्व कर पाऊंगी ना। एक चीज कोई 5 सेकंड में सॉल्व करके वही थोड़ी जरूरी है कि पेपर में आएगा। पेपर में तो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, वर्डिंग तो पूरी चेंज कर देते हैं। तो उस वो मुझे लगता है उसके लिए ऑफलाइन हेल्प कर बहुत रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। कई बार बहुत सारे प्रीवियस ईयर तो जो के त्यों डाल दिए जाते पेपर में कि करो। तो मॉक और प्रीवियस ईयर, ये जिसने चार्ट ली उसका तो हो गया। एक मेरे को ये भी बताएं कि जो ये मॉक टेस्ट है, अच्छा मॉक टेस्ट जैसे आप थोड़े पहले बता भी रहते हैं सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगानी चाहिए, तो एक्चुअल में मॉक टेस्ट का क्या फायदा मिलता है या कितना फायदा मिलता है या कैसे उनको हमें टैकल करना चाहिए? मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है या नहीं है? थोड़ा मॉक टेस्ट पे थोड़ा डिटेल बताएं। सर मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही बच्चे को पता चलता है कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है। इट्स काइंड ऑफ अ सैम्पल पेपर कि आपको रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल आप सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, स्टीनो दे रहे हैं, आपको इसी तरह का पेपर दिया जाएगा। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो बहुत ही है, क्योंकि उससे बच्चे को पता चलता है कि पेपर मेरा ऐसे बनेगा, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो मॉक तो बहुत ही बढ़िया है जो आपके बेसिक लेवल से थोड़े ऊपर ही लेवल के सवाल पूछ रहे, क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी करके जा रहे हो तो आप जब जेन्युइनली अपना पेपर देने बैठोगे तो आपको वो सब चीज ईजी लगेंगी। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। आपको 1 घंटे का मॉक मिल रहा है, आप 1.5 घंटे में कर रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। वो तो फिर किसको बेवकूफ बना रहे हो, या तो खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हो या अपने टीचर्स के या अपने पेरेंट्स के। अगर आप 1 घंटे का मॉक दे रहे हो, शिद्दत से दो। जो टॉपिक आते हैं उस टॉपिक का मॉक दो। आई रिमेंबर जब मैंने तैयारी करो ज्वाइन किया था और मुझे बहुत कम टाइम हुआ था यहाँ पे और मैं मॉक नहीं देती थी, मैं भाग जाती थी सैटरडे संडेज को। पर देन मेरे को मैम ने बोला, सर ने बोला कि जितने टॉपिक आपको आते हैं एटलीस्ट उनका तो मॉक दीजिए। और ये मॉक फियर सब बच्चों में होता है, जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं सब में होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मॉक फियर को आप दूर करिए। और ये कैसे दूर होगा? जितने मॉक आप देंगे। एक टॉपिक पढ़ा है, सामने बैठे हुए लोग हाँ, मॉक टेस्ट के लिए पकड़ाओ तो आ रहे हैं, मॉक टेस्ट समझे स्टार्टिंग में वो भी भागती थी, उनको भी पकड़ पकड़ दिखाया गया है नहीं, उसका मतलब है, उसकी फायदा है, उसको समझे आप। मॉक टेस्ट में फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज कर रखी है, अरिथमेटिक कर रखी है, अरिथमेटिक का ही मॉक दो। अरिथमेटिक का मॉक देके उसमें ही एनालिसिस करो कि मेरा अरिथमेटिक कितना भी प्रिपेयर्ड है, मुझे उस पर कितनी मेहनत करने की जरूरत है। एडवांस पढ़ के आए हो, सिर्फ एडवांस का दो, बट मॉक दो। मॉक से मत भागो। मैं भी बहुत भागी हूँ बट मेरा वो हेल्प नहीं आया है। जितना आप अपना उसको फियर को फेस करोगे उतना ही वो दूर जाएगा, और जितना भागोगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और अगर आप इस भ्रम में बैठे हो ना कि जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा उस दिन मैं मॉक दूंगी, तो फिर वो दिन कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि एसएससी की प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो फुल स्टॉप नहीं है, जिसका कोई पीरियड नहीं है, जिसकी कोई एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ नहीं है। तो जितना प्रिपेयर कर रहे हो, आज परसेंटेज उठाया, आज परसेंटेज कंप्लीट किया है, परसेंटेज का सेक्शनल मॉक लगाओ, मॉक दो। देखो परसेंटेज के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं।
सेक्शनल मॉक में भी मैंने जितना देखा है बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं परसेंटेज के कि ये कर लो, इसका 50% ए 50% ऑफ बी कितना होता है। जब मॉक लगाते हो ना, वो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं और जो दिमाग खराब होता है, तब पता चलता है इंसान को कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसलिए मॉक देना इंपॉर्टेंट है। दूसरी थिंग इज अपने मॉक्स को एनालिसिस करो कि तुम जो पढ़ के आए हो क्या तुम उसको कर पा रहे हो रियलिटी में, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब वो तुम्हारा टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, तो घर जाओ फिर से उस टॉपिक को करो। तो मॉक तो सर बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो, इस बात को भी मैं बार बार बोलता रहता हूँ, उन्होंने खुद से रिपीट कर दी कि आप मॉक टेस्ट के लिए ये वेट ना करते रहे कि पहले मेरे को सिलेबस पूरा करना है। आप समझें, आप सिलेबस 10 साल कोचिंग कर लोगे, आपका तब भी खत्म नहीं होगा, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपने आज से कोचिंग ज्वाइन करी है, आप कल से टेस्ट लगाओ। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स आएंगे, अच्छी बात है। ये 2 मार्क्स ही कब 80 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता लगेगा, लोड नहीं पड़ेगा। और आप 6 महीने वेट करते रहोगे तो भैया उस 6 महीने बाद भी आपका स्कोर 10 से ही शुरू होगा। इसलिए क्यों ना आज से 10 से शुरू करो, क्योंकि 6 महीने बाद फिर 80 पे पहुंचोगे होगे आप। इसलिए मॉक टेस्ट जितनी जल्दी स्टार्ट करें बहुत अच्छा है। मॉक टेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है, इवन आपकी कोचिंग से भी ऊपर मॉक टेस्ट है। आप जो डेली कोचिंग पढ़ के जा रहे हो 2 घंटे, उससे ऊपर में मॉक टेस्ट है। आप केवल मॉक टेस्ट भी लगाना शुरू करोगे तब भी आपको आधी बात समझ आने लगेंगी। आप एनालिसिस करिएगा प्रॉपर्ली उसको, ठीक है, तो आपको सब चीजें क्लियर होने लगेंगी। और कुछ बताना चाहें तैयारी करो ने कहाँ कहाँ आपको हेल्प किया, कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे आपको समस्याएं थी, किन समस्याओं को रिजॉल्व हुआ, क्या फायदा आपको तैयारी करो ज्वाइन करके हुआ? सर जब मैंने तैयारी करो ज्वाइन किया था ना, तो आई गेस मैंने बीच में से करा था, तो एक बैच में ऑलरेडी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे कुछ टॉपिक्स छूट गए थे। तो मेरे को इस चीज़ का बहुत प्रेशर था कि जो मेरे छूटे हुए टॉपिक्स हैं मैं उनको कैसे कोप अप करूँगी। बट देन तैयारी करो में ये फैसिलिटी है कि ऑलरेडी कोई दूसरा बैच चल रहा है और उसमें अगर वो क्लासेस चल रही है तो आप अपने छूटे हुए टॉपिक्स की क्लासेस वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से करा और ये मुझे बहुत कन्वीनियंट पड़ा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में क्लास करती थी, फिर बीच में मुझे ब्रेक मिल जाता था, उसमें सेल्फ स्टडी हो जाती थी और फिर 2 to 4 के बीच में मेरी ये क्लास होती थी। और आई थिंक सर पर्सनली ना यहाँ मेरे जितने डाउट्स हैं ना, उनको कभी पुट अप करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हुई, क्योंकि मेरे को पता है कि सर आपको 100 बार भी पूछेंगे ना तो आप बता देंगे, और आपका कभी ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो कि 3 बार पढ़ा दिया 4 बार पढ़ा दिया, नहीं। आप हंसी मजाक भी करते हो, आपको बैलेंस भी पता है कि कितना पढ़ाना है, कितना हंसी मजाक करना है, कितना रेलिवेंट है। और मुझे तो लगता है मैंने जितना तैयारी करो में पढ़ा है वो सब रेलिवेंट ही पढ़ा है, टॉपिक सारे रेलिवेंट पढ़े हैं, और मैंने इसके क्वेश्चंस के साथ इन सॉल्यूशंस के साथ अपने नोट्स बनाए हैं यहाँ पे। ये नहीं कि बोर्ड पे चल रही है पढ़ाई तो चल रही है, नहीं, क्वेश्चंस भी लिखे हैं मेरे पास, कॉपीज भी अपनी हाइलाइट्स भी किए हैं, आपके नोट्स आप लिखवाते भी है, जो ज्योमेट्री के सवाल होते हैं, जो ज्योमेट्री के सारे आपकी आइडेंटिटीज होती है, ट्राइंगल्स हमारे जो भी है वो सब। तो यहाँ तो मुझे एकदम 1-to-1 गाइडेंस मिला है, नो मैटर व्हाट द क्राउड इज, बट आपने हर स्टूडेंट को एकदम 1-to-1 गाइडेंस दी है, उसके डाउट्स वो सवाल है। ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट कराना है तो एकदम रेस चल रही है यहाँ पे कि नहीं पहले सिलेबस कंप्लीट कराओ, वो सिस्टम नहीं है यहाँ का, जो कि बाकी कोचिंग्स का है। मैंने पर्सनली फील करा है जाके, उनको नहीं फर्क पड़ता कि सामने वाले को वो चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना है। पर यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और मैं इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ कोचिंग करी है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि रियलिटी है आज के कोचिंग सेंटर्स। उनको सिर्फ ये है कि सिलेबस कंप्लीट कराओ 6 महीने में, 6 महीने में दूसरा बैच लाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर से उस चीज की क्लासेस लीजिए, बट किसी और बैच से। डाउट है भाई, बोलो जी, बोल। जैसे जीएस है, जीएस में बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट जिस साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी मतलब कर लिया है, तो फिर अब करंट अफेयर वगैरह ये साइंस फिर कैसे करें? करंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो अपडेट होती रहती है डेली टू डेली। तो डेली मत करो, मैंने तो मंथली करा था। मंथली करो क्योंकि वो हेल्प आउट करते हैं, और मंथली में क्या होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज आती है। तुम डेली करोगे तुम्हें अभी भी 100 मिल जाएंगे। आज क्या हुआ, आज कहाँ ये हुआ, बहुत मिल जाएंगे। कौन सा रॉकेट हुआ, लॉन्च हुआ, कौन से पीएम, अब एक तो प्रधानमंत्री हमारे इतने घूमते हैं, वो उसका आ जाता है कि कहाँ वो हो। तो फिर तुम डेली मत करो, या तो वीकली करो या तो मंथली करो। मैंने मंथली करा था। या तो मंथली जीएस यहाँ से करो, या मैगजीन्स जो आती है उनसे पढ़ो। उसमें क्या होता है वो सिर्फ तुम्हें इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट बताएगा। बाकी जो जीएस है वो है बहुत वास्ट टॉपिक है, वो भी मैथ्स के जैसे ही है, और जीएस का भी कोई फुल स्टॉप नहीं है। बट जीएस में भी मैं यही बोलूंगी कि तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने पॉलिटी उठाई है,
पॉलिटी के सिर्फ रेलेवेंट टॉपिक करो, ये नहीं कि हर चीज में घुस गए, हर कमीशन में घुस गए। नहीं, तुम्हें भी पता है कि क्या रेलेवेंट होता है, आर्टिकल्स रेलेवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पे भी वन लाइन, ये तो आर्टिकल्स तो बहुत ही ईजी है ना, सारे कितने ही हैं, जितने आर्टिकल्स है पढ़ डालो, जितना रेगुलेटिंग एक्ट सारे स्टार्टिंग से बने हैं वो पढ़ो, स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, सब मत पढ़ो। और वो कहाँ से पता चलेगा? मॉक से पता चलेगा। एक बार मॉक दो, मॉक से हैबिट आ जाएगी कि हाँ ये चीज है, ये पूछा जाएगा, वो करो। और करंट अफेयर्स के लिए स्टिक टू ईदर वीकली और मंथली, कोई हेल्प कर। ये आपका कुछ डाउट है? जैसे आपने बताया आपका मैथ्स वीक था, किसी का अगर बहुत वीक हो जाए, लाइक 10th के बाद उसने पूरा ही ड्रॉप कर दिया हो, तो उसे बेसिक से स्टार्ट करना, तो हाउ शुड दे स्टार्ट, लाइक क्या उनका अप्रोच होना चाहिए? जिसने एकदम ही ड्रॉप कर दिया ना, तो उसके लिए तो पहले उसका प्राइमरी बेसिस ये होना चाहिए कि वो एग्जाम्स को थोड़ा होल्ड पर रखे और पहले अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करे। क्योंकि अगर आप अंडर प्रिपेयर जा रहे हो ना और आपका नहीं आ रहा, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वी टेंड टू लूज कॉन्फिडेंस। तो पहले तो अपने बेसिक्स पे काम करो, बेसिक सिलेबस एक बार क्लियर करो। जब बेसिक क्लियर हो जाए ना, फिर आप जिस क्लास में हो, जिस कोचिंग में हो, उस पे एकदम सिंक होकर चलो और फिर वही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करो। मैथ्स तो एक ऐसी चीज है जो जितना करोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मेरी भी स्टार्टिंग से मैथ बहुत बुरी रही है और मैंने सोच रखा था कि मैं कभी भी मैथ्स में कोई चीज परस्यू नहीं करूंगी, बट गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैथ आती है और तुम छोड़ नहीं सकते क्योंकि मैथ्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। बट जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स की उतनी ही आएगी और वो टॉपिक वाइज ही आएगी। अगर आपने ये सोच लिया ना कि आज मैं सब कर डालूंगा, तो वो नहीं होगा। तुम्हें टॉपिक वाइज ही मूव करना है। ठीक है, कुछ और पूछना है? मुझे लगता है सफिशिएंट है। हम आज के इंटरव्यू को यहीं पर होल्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला आपका। और सबसे अच्छी बात है वो आपके लिए, आपको जल्दी जॉब मिली। ठीक है, आपने एक बार 2023 का फेलियर रहा और 2024 में आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। अब घर पे माहौल भी अच्छा होगा और जो लोग आपके दुख दर्द वाले होंगे, पहले जो दुख देते होंगे, आज वो भी आपकी खुशी में कन्वर्ट सर ये तो है, जो जितना लोग आपको अभी डिमोटिवेट कर रहे हैं ना कि तुम इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, वो सबसे पहले तुम्हें कांग्रेचुलेट करने कि मैंने तो कहा ही था इसका तो हो जाएगा। तो उन सब पे मत फोकस करो कि तुम्हें कौन क्या कह रहा है। कहने के लिए 100 चीजें सब बोलेंगे, अच्छी भी बोलेंगे, बुरी भी बोलेंगे। इट्स अप टू यू, तुम क्या अब्सॉर्ब कर रहे हो, तुम पॉजिटिव्स अब्सॉर्ब कर रहे हो, तुम नेगेटिव्स अब्सॉर्ब कर रहे हो, ये तुम पर डिपेंडेंट है। तो प्लीज गाइज अपना टाइम वेस्ट मत करो, 6-8 महीने की प्रिपरेशन में लग जाओ, सब चीजें इधर उधर की भूल जाओ, दोस्ती यारी सब भूल जाओ। प्लीज डेडिकेटेडली अपने आप को झोंक दो गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन में, तभी निकलेगा। ये कोई हलवा नहीं है कि पर। और गवर्नमेंट कोई मिनिस्ट्री तुम्हें आके जॉब्स नहीं पकड़ा रही है, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मिलेंगे जल्दी ही एक और नए सिलेक्शन के साथ। तब तक के लिए देखते रहेंगे, तैयारी करो। थैंक यू।